जैन साथियों का स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है इसमें हम पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन को लेकर आए हैं और इसमें कोशिश की गई है 2024 में तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन इसमें समाहित कर लिए जाएं और ये भी प्रयास किया गया है कि कम क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको दिया जाए। अगर आपने ये वीडियो पिछले वीडियोज की तरह पूरा देखा तो हम ये विश्वास दिलाते हैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम आपको देते हैं। पीछे वीडियो में हम लगातार इस पर चर्चा किए कि हमारे सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधि को बनाना, कार्यपालिका का काम है जो विधायिका विधि बनाए उसके अनुसार लागू करना, उसको उसके अनुसार काम करना। हमारा देश संविधान के तहत चलता है तो न्यायपालिका का प्राथमिक काम है विधायिका द्वारा बनाई गई विधि तथा कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य क्या संविधान के तहत है या नहीं इस बात की जांच करना। हम लोगों को न्याय देना ये इसका द्वितीयक कार्य है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका, पहला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? तो किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? भाग 5 में। भाग 5 में संघ अर्थात केंद्र के बारे में जो कुछ भी, चाहे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, वो सारा का सारा किस में वर्णन है? भाग 5 में। इसके साथ साथ हमने एक सीरीज और भी स्टार्ट की है आज से। उसमें क्या है, 10 मिनट का शो। उसमें जीएस में जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है वो सब हम ट्रिक से लेके आए हैं। जैसे आपने केवल एक वीडियो देखा तो पूरे 22 भाग, और जो मूलतः है 22 हैं, टोटल 25 हैं, तो पूरे 25 भाग केवल एक बार वीडियो देखकर ही केवल 10 मिनट में आपको पूरा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। तो 1773 के तहत स्थापना हुई कब थी? 1774 में हुई थी। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। जैसा कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है, आप इसके खिलाफ कहीं पर भी कोई भी अपील नहीं कर सकते, केवल राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेके जा सकते हो। लेकिन उधर ऐसा नहीं था, इसके खिलाफ आप अपील प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे। और ये 4 सदस्यीय आयोग था। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे या यूं कहें इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे थे। और जो इसके अन्य 3 सदस्य थे उनकी ट्रिक क्या है? HCL। कौन कौन थे? हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। ओके, नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तत्कालीन संसद भवन में। कहाँ पर हुआ था? तत्कालीन संसद भवन, क्योंकि आज हमारा संसद भवन चेंज हो चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका आंसर क्या होगा? 124। 124 से 147 तक में, कहां से कहां तक है? 124 से 147 तक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा इसमें की गई है। भाग तो आप सबको पता ही है कि भाग किस में है, तो भाग 5 में है। कहां से कहां तक? 124 से 147 तक। नेक्स्ट, पहले भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? तो भारत में 3 स्तर में अदालत हैं। सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम में है, और फिर उसके बाद प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय, 2 राज्यों में भी एक उच्च न्यायालय है, और तीसरे स्तर पर जिला और सत्र न्यायालय। तीसरे स्तर पर कौन है? जिला और सत्र न्यायालय। तो कितने स्तर पर होती हैं? 3 स्तर पर। हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक अधिकारिता प्राप्त होती है और ऐसी प्रशासनिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है?
तो कुल संख्या कितनी है? 34 है। और इस 34 में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और ये डिजिट कब से है इतनी संख्या? 2019 से। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? ये वो न्यायाधीश हैं जो प्रॉपर न्यायाधीश के एक्स्ट्रा, तो इसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो सकती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सही है, दो गलत। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और नॉर्मली ये प्रथा है कि वरिष्ठता को ध्यान में रखना होता है। इसके आधार पर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें से ये देखा जाता है कि कौन वरिष्ठ है। तो वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त करते हैं? तो 65 ईयर में ये सेवानिवृत्त हो जाते। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर दे सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कहीं पर भी कोई भी नियम कानून बनाने की बात आती है तो हमारे देश में नियम कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाते, ये इनको फॉलो करते हैं। ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार निहित है। इसमें क्या होता है? अगर किसी न्यायाधीश को ऐसा लगे कि किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसे गलत तरीके से सजा मिली हुई है, तो न्यायालय खुद स्वविवेक से उस मैटर को दोबारा से ओपन कर सकता है। इसे कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। और ये किस में निहित है? ये आर्टिकल 13 में निहित है। और इसको हमने मौलिक अधिकार वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है, अब वहां जाके देख सकते। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय कौन देता है? ये भी कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। कौन देता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा केवल और केवल कहाँ किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। और चुनाव से संबंधित अगर कोई वाद है तो कौन लेके जा सकता है? निर्वाचक गण में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वही वहां लेके जा सकते। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो रिट कौन सा अनुच्छेद जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32, क्योंकि इसमें क्या है? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये। तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 और 32(2) के तहत जारी करता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? तो ये उसकी कौन सी अधिकारता है? ये उसकी मूल अधिकारता है। तो मूल अधिकारों में क्या क्या आता है? मूल अधिकारता में एक तरफ केंद्र हो और एक तरफ राज्य हो, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो, यूनियन टेरिटरीज हो। इसके साथ साथ जो मौलिक अधिकारता है, मूल या मौलिक, इसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले भी आते हैं। संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान की भाषा टफ है,
जहां कहीं समझ में ना आए, क्लिष्ट भाषा समझ में अगर ना आए, तो इसका व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट उसकी जैसी भी जो भी व्याख्या करेगा वही अंतिम मानी जाए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो कौन सा अनुच्छेद अधिकृत करता है? 143। 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए सीजीएल 2022 में लेटेस्ट आया और ये क्वेश्चन कई बार आया, अलग अलग तरीके से आया। कैसे अलग अलग तरीके से आया? कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। ध्यान देना। तो राष्ट्रपति समय समय पर सुप्रीम कोर्ट से कानूनी या विधिक सलाह ले सकता है। अब यहां ध्यान ये रखना है कि दोनों स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। क्लियर इतना? नेक्स्ट, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ का मामला किस विषय से संबंधित है? तो पंचायत चुनाव, आरक्षण, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, पुलिस सुधार। इसमें क्या है? आरक्षण से संबंधित है। ये वाद कब आया था? ये वाद आया था 1992 और ये इसे बाद में मंडलवाद भी कहा गया। और ये किस मामले को आधार बना के आया था? इसका ये जो था आर्थिक, ये किस मामले में था? ये आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन के मामले में। ओके। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो अभी यहां ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय यहां क्या है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय या राज्य किस भाग में है? तो भाग 6 में है। राज्यों की विधायिका, राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की न्यायपालिका, तो किस भाग में है? भाग 6 में। किसमें है ये? तो भाग 6। केंद्र से संबंधित कोई भी हो, अभी पीछे बताया, तो भाग 5। और राज्य से संबंधित विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो भाग 6। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? 214 में कहा गया। किस में कहा गया है? 214 में। 214 से लेके 231 तक इसके बारे में है? हाई कोर्ट के बारे में है। किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में। भाग 6। अगर आप यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हैं कि सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है या उच्च न्यायालय, तो आप ऐसे याद रखेंगे, एक उच्च और एक सर्वोच्च। कौन ऊपर बड़ा है? सर्वोच्च। या उच्च और उच्चतम, तो उच्चतम। तो सर्वोच्च, उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट केंद्र में है, नई दिल्ली में स्थित है। प्रत्येक राज्य में फिर क्या है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। साथ ही साथ इसमें आगे कहा गया है कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। क्लियर? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? वर्तमान में 25 है। और 25वां कहां बनाया गया? अमरावती। कहां पर? तो अमरावती में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ये तो कॉमन है। किसको अधिकार होगा? संसद को अधिकार होगा। नेक्स्ट, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा, संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। तो इसमें आंसर क्या होगा? संसद द्वारा पारित एक कानून। संसद जब कानून बनाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा, अब इन दोनों में लगभग लगभग लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है कि संशोधन किसी और के लिए भी हो सकता है। संसद जब संविधान में संशोधन करेगी, एक कानून पारित करेगी, तभी ऐसा होगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
इसकी स्थापना की जा सकती है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति। हाँ, ये भी है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति हमेशा यहाँ पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, एक कोलोजियम के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले क्वेश्चन का डिटेल में यहाँ पर है। तो पहले तो ये कि कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। देखो कैसे, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, क्या यहाँ पर कहा गया है कि न्यायाधीश, मुख्य तो नहीं कहा गया। तो राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ साथ इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहायता भी लेगा। इनसे सलाह लेकर ही की जाएगी। ओके, तो कौन कौन, एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जब निचले अदालत पर, निचली स्तर पर जिसको भी नियुक्त किया जाएगा उससे ऊपर वाले से सलाह ली जाएगी। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अभी बताया, राष्ट्रपति वरिष्ठ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वहां भी राष्ट्रपति। तब वो सलाह किससे लेगा? तब वो सलाह लेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ये सलाह बाध्यकारी होगी। फिर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति इससे ऊपर जो भी होंगे वो कौन कौन है? एक तो जिस राज्य में करेगा तो उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा, ठीक है। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। अब उसी राज्य में अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाएगी तो इन सब के अलावा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा, और ये सलाह कैसी होगी? ये सलाह बाध्यकारी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो आप कमेंट कर सकते। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए करता है? तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। अब यहाँ ध्यान देना, क्या तो उच्च न्यायालय में किसकी नियुक्ति होती है? अपर न्यायाधीश की। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने समय के लिए करता है? तो वह 2 वर्ष के लिए करता है। क्लियर? नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है प्रति माह? तो कितना होता है? 2,50,000 और 2,28,000। अब यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी ध्यान में रखना है। क्या? सुप्रीम कोर्ट में कितना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में 2,80,000 मुख्य को और अन्य को 2,50,000। ओके, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अन्य न्यायाधीश का वेतन है वो इसके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000, अन्य का 2,28,000। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। पेंशन वो भी भारत की संचित निधि पर भारित होती है। राज्य के न्यायाधीश का वेतन वो राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। अब यहां ध्यान आपको यह देना होगा कि राज्य के न्यायाधीश की पेंशन वो किस पर भारित होती है? तो वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि राज्य के किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की पेंशन वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है और वेतन वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। क्लियर है ना? आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? अब यहां आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, इन दोनों ही के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सेम है। तो यहां कैसे? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा,
राष्ट्रपति अपनी ओर से तो कैसे भी नहीं हटा सकता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होगा? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। अब इसकी प्रोसेस क्या है? सिद्ध कदाचार और असमर्थता का आरोप लगा। यहां सिद्ध कदाचार का मतलब है कि अगर उस पे उसने कोई आचरण के विरुद्ध काम किया है और वो सिद्ध हो जाए, जब तक सिद्ध नहीं है, क्योंकि आरोप तो किसी पर भी लगाया जा सकता है। आप आरोप किसी पर भी लगा सकते हो, हम पर लगा सकते हो, अपने माता पिता पर, या तो और अपने भगवान पर भी हम आरोप लगा देते हैं, लेकिन वो सिद्ध हो जाए तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता का आरोप लगाया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है? अगर वो प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा तो यहाँ 100 सदस्यों के सिग्नेचर चाहिए। अगर वो प्रस्ताव राज्यसभा में पहले लाया जाएगा तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने ही चाहिए। इसके बाद क्या होगा? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा सदन के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से। दोनों चीजें हैं कि उपस्थित और मतदान, हो सकता है कम लोग उपस्थित हुए हैं, मतदान कम लोगों ने दिया है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा टोटल मेंबर के साधारण बहुमत से जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति इसे हटा देता है। ओके, तो ये एक स्पेशल प्रोसेस है इसके लिए। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दैट मीन्स यहाँ पे 3 कथन सही हैं, वो आपको विशेष ध्यान रखने होंगे। कि राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। यह मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है 226 के तहत, ये भी बताया पीछे। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये गलत है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत के राष्ट्रपति को सलाह नहीं देता, फिर ये राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल कानूनी सलाह इससे मांग सकता है। यहाँ भी यही कंडीशन है कि कोई भी विवश नहीं है, वो सलाह दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, और इस सलाह को माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। क्लियर है ना इतना? अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? गुवाहाटी, बंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो निम्न में से किसका बड़ा है? गुवाहाटी का बड़ा है। कहाँ कहाँ है इसका क्षेत्राधिकार? तो असोम, अरुणाचल प्रदेश। ये तो आपको ध्यान ही रखने हैं कि असम और अरुणाचल प्रदेश जस्ट पास पास हैं। इसके साथ साथ मिजोरम और नागालैंड, यहां पर इसकी अधिकारता है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारता कितने राज्यों तक है? तो 4 राज्यों तक इसकी अधिकारता है। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब यहां थोड़ा सा मैप से हम ये भी जानेंगे कि किस उच्च न्यायालय की अधिकारता किसके पास है, या किस केंद्र शासित प्रदेश की अधिकारता किसके अधीन है। यहां इसे रटेंगे नहीं, आप एक बार इसे पढ़िए और एक बार रफली मैप बनाइए और वहां पर एक बार इसे कर लीजिए, तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए। यहां पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अधिकारता, लक्षद्वीप किसके पास है? केरल के पास है। तो लक्षद्वीप की अधिकारता किसके अधीन है? केरल के अधीन है। और केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम। किसके पास है? तो एर्नाकुलम। एर्नाकुलम या अर्नाकुलम एक ही बात है। तो केरल इसके पास। अब यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये किसके पास है? ये इधर पश्चिम बंगाल। तो इसके किसके अधीन है? पश्चिम बंगाल या कोलकाता के अधीन है। फिर यहीं पर है पुदुचेरी। पुदुचेरी माहे यनम और करिकाल से मिलकर बना है, और ये किसके पास है? ये चेन्नई के पास। तो पुदुचेरी की अधिकारता किसके अधीन है? ये अधिकारता चेन्नई के अधीन है। क्लियर है ना? फिर यहां पर है दमन, दीव, दादरा नागर हवेली, ये किसके पास है? ये मुंबई के पास है। दमन, दीव, दादरा नागर हवेली। ओके। फिर इसके साथ साथ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा,
तो चंडीगढ़ किसके अधीन है? पंजाब और हरियाणा। ये अलग बात है कि चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ शहर में ही स्थित है, लेकिन उससे जो बोर्ड है, जो उच्च न्यायालय है, वो किस नाम से है? वो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है। इसके साथ साथ दिल्ली, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है। फिर यहीं पर श्रीनगर, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों का उच्च न्यायालय कहाँ है? श्रीनगर। ओके, क्लियर है ना? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार केवल मैप से तैयार कर लीजिए, और ये इसे याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में हुई। कब हुई थी? 1866 में। नेक्स्ट, वह कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली, लेकिन एक और हो गया है अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है। कब आया था? IAS प्री 2018, SSC MTS 2023। श्रीनगर, वो भी। ओके, नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। कब बनी ये? 1978 में। कहां पर? दिल्ली। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। कब? 1978 में। इसके बाद, इसके साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश की भी उच्च न्यायालय बाद में बनी। लीला सेठ ही कहां कहां? हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं, और ये फिर बाद में यहाँ पे कब बनी थी? 1991। कब? 1991। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे कई बार आया कि मुख्य न्यायाधीश कौन, तो हमेशा लीला सेठ, लेकिन पॉसिबल है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ बनी? दिल्ली में। कब बनी? 1978। हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से क्वेश्चन हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में बनने वाली पहली मुख्य न्यायाधीश, तो वो भी लीला सेठ है। कब? 1991। नेक्स्ट, जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? जिला न्यायाधीश होता है। कौन सा होता है? जिला न्यायाधीश होता है। ओके, जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? तो जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? ये जिला जज का न्यायालय। क्लियर? अब इसमें तो बड़ा आसान है, उच्चतम न्यायालय हो नहीं सकता, उच्च न्यायालय हो नहीं सकता, उपरोक्त सभी का कॉलम ही नहीं है। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? तो लोक अदालत किसके अधीन बनाई गई हैं? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन लोक अदालतें बनाई गई हैं। अब ये लोक अदालत क्यों बनाई गई हैं? त्वरित न्याय हेतु लोक अदालतों का निर्माण किया जाता है। किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? तो लोक अदालत, इनकी एक क्वालिटी है कि लोक अदालत में जो भी मुकदमे सुने जाएंगे उनके खिलाफ, वहां जो भी डिसीजन होगा उनके खिलाफ आप कहीं पर भी कोई भी अपील नहीं कर सकते। और अभी हमने चर्चा की कि लोक अदालत क्यों? क्योंकि त्वरित न्याय देने के लिए इनका निर्माण किया जाता है, का गठन किया गया। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? तो जनहित याचिका की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ये तो पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि जनहित याचिका किस देश से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई, तो हमने कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके साथ साथ जहाँ जो भी लिया गया है, हमने केवल एक 6 मिनट का वीडियो बनाया है कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। अगर आपको नॉलेज है तो वो केवल 6 मिनट का वीडियो देख लेंगे, तो आपको केवल 6 मिनट में पूरा टॉपिक ट्रिक के साथ तैयार हो जाएगा, और भविष्य में कभी उसे दोबारा भूलेंगे नहीं। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।